आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स देख लेते हैं आज 6 जून का। 6 जून की अगर हम बात कर लें तो अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो एक न्यूज़ निकली है, एक इमेज निकली थी हिंदू में अराकू वैली की, जो कि आंध्र प्रदेश है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ बॉक्साइट माइनिंग इन सिजीमाली रिजर्व, ये देख लेंगे क्योंकि ये हमारे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। और एक थर्ड न्यूज वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है। अर्थक्वेक डैमेजेस आर्कियोलॉजिकल साइट इन इटली। फिर अगर हम इसके अलावा बात कर लें तो पीएम जन आरोग्य योजना और काजीरंगा पार्क को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक इंडेक्स कार्ड जारी किया है, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर हम देख लें तो राफेल के फ्यूसेलेज के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड एक न्यूज़ है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर जो एंटी माओइस्ट ऑफेंसिव हैं ऑपरेशन कागर कारेगुट्टालो हिल्स में जो चल रहे हैं, इसको देख लेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो कश्मीर का इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो है वो दिल्ली और कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और फिर नेक्स्ट अगर न्यूज़ हम देख लें तो एक रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आई है, ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फ्लिपकार्ट पे एक न्यूज़ है और इसके अलावा कंजर्वेशन से रिलेटेड न्यूज़ है। और टाइगर का जो प्रे पॉपुलेशन है डिक्रीज कर रहा है, इस पे लगातार 3-4 दिन से आर्टिकल आ रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान का चेयरमैनशिप, उसको वाइस चेयरमैनशिप मिल गई है यूएन की एंटी टेरर कमेटी में, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर अगर हम बात कर लें अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तो एनएएल से रिलेटेड न्यूज़ है, सीएसआईआर एनएएल, इसको हम भी डिस्कस करेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है स्पोर्ट्स में, फ्रेंच ओपन से रिलेटेड, तो उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो इसमें एक इमेज थी अराकू वैली की इन आंध्र प्रदेश, तो इसको हम देख लेते हैं कि अराकू वैली कहाँ लोकेटेड है। ये अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश की, और ये ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में ये वैली है। और ये वैली अपनी सीनिक ब्यूटी और ग्रीनरी के लिए जानी जाती है। और यहाँ का स्पेसिफिक कल्चर है ट्राइबल कल्चर और कॉफी प्लांटेशंस, उसको लेके भी ये जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो चूंकि वैली से रिलेटेड हमारे लिए इस टाइम काफी इम्पोर्टेंट है, पहलगाम में हमले के बाद से बेताब वैली, अरू वैली, तो ये वैलीज जो है वो न्यूज में हैं। और अभी अराकू वैली है, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो इस तरह से बना दिए जाते हैं कि डिफरेंट वैलीज के नाम दे दिए जाएंगे और वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं ये दे दिया जाएगा, और मैचिंग करके भी पूछा जा सकता है। और या फिर उनके सही स्टेट का नाम देके और फिर ये पूछ सकते हैं कि 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, इस तरह से। तो ये देख लेते हैं अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और इसमें जो मैंने बाकी बातें बताई उसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, यहाँ की जो इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनका नाम है कोंडा डोरा और वाल्मीकि ट्राइब्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। और ये जो एरिया है ये अराकू कॉफी के लिए भी जाना जाता है, इसका यूनिक फ्लेवर होता है इसके रीजन की वजह से, क्लाइमेट जो है, जो रीजन का जो क्लाइमेट है उसकी वजह से, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है वो बोरा केव्स पाए जाते हैं, जो कि मिलियन ईयर ओल्ड लाइमस्टोन केव सिस्टम है, तो ये भी इसके पास में है, तो इसलिए ये वैली काफी इम्पोर्टेंट हो गई है। तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह भी किया जाता है। और इसके अलावा ये एनुअल जो है यहाँ पे अराकू उत्सव भी होता है, जो कि वहाँ के ट्राइबल्स का आर्ट एंड डांस का एक कल्चरल इवेंट है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। फिर अगर हम दूसरा जो न्यूज है वो देख लें तो बॉक्साइट माइनिंग को लेके है, सिजीमाली रिजर्व, ये उड़ीसा में है और इनसे रिलेटेड न्यूज निकली है, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या जो है बॉक्साइट माइनिंग का जो है सिजीमाली रिजर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
इसके कई सारे जो है वो एनवायरमेंटल और सोशल कंसर्न हैं जो कि रेज किए गए हैं ए लोकल इकोसिस्टम और लोकल इकोसिस्टम पे और वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी पे। और ये जो एरिया है ये बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है और ये उड़ीसा में लोकेटेड है। तो ये जाने रही कि सीजी माली रिजर्व उड़ीसा में है और जो यहाँ से बॉक्साइट ओर का बॉक्साइट की माइनिंग की जाएगी। और बॉक्साइट को अगर हम देखें तो वो ये जो है वो प्राइमरी ओर होता है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए। और जो माइनिंग है वो इस तरह के इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में जब की जाती है तो वो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, हैबिटाट लॉस होता है। तो इसी को लेके वहाँ पे विरोध चल रहा है कि ना करे। बाकी एनवायरमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो यहाँ पे कराया गया है और क्लियरेंस जो है वो लिए गए हैं। लेकिन अभी जो ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ की लोकल वो प्रोटेस्ट कर रही है कि इस तरह की माइनिंग एक्टिविटीज वहाँ पे ना की जाए। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो एक अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक ये आया है इटली के पोम्पी आर्कियोलॉजिकल साइट नियर नेपल्स है। नेपल्स वहाँ पे एक सिटी है तो वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये डैमेज हो गई है। तो ये जो साइट है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। तो पूछ सकता है कि पोम्पई आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पे है, बाकी ये यूनेस्को की साइट है कि नहीं है। और ये जो है जो साइट है पोम्पी ये एक एंशिएंट रोमन सिटी थी जो कि बरी हो गई वोल्केनिक ऐश में जब वहां पे माउंट वेसुवियस में इरप्शन हुआ था, वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे। तो और इसके अलावा ये काफी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में यहाँ पे टूरिस्ट बहुत जाते हैं संख्या में। और ये जो है एक कैंपी फ्लैग्रेई एरिया है। तो इसी के पास जो है ये ट्रेमर्स जो है वो जो अर्थक्वेक है उसको महसूस किया गया है ये पूरा एरिया। और ये अपनी सिस्मिक एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। और अगर इसका हम और इम्पोर्टेंट चीज देख ले तो काफी सालों से इसमें अर्थक्वेक आते रहते हैं इस एरिया में। और 1980 में इरपीनिया अर्थक्वेक आया था जिसमें 3000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसका नाम और इसका लोकेशन हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साइट देके पूछ सकता है कि ये कहाँ है। और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वॉल्केनिक रीजन्स है वर्ल्ड का। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो एक आर्टिकल निकला है पीएम जन आरोग्य योजना को लेके। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लार्जेस्ट इंडिया की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और इसके तहत जो है वो 5 लाख का कवरेज दिया जाता है हर फैमिली को पर ईयर पर फैमिली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए। और इसमें जो इंडिया की जो पुअरेस्ट 40% फैमिलीज हैं उनको यह कवरेज देता है। और लास्ट ईयर इसमें जो है जितने भी सिटीजन्स हैं 70 ईयर्स ओल्ड के उनको एलिजिबल बनाया गया है, वो इसके अंदर बेनिफिशियरी हैं। और उनको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है जो उनको जरूरत पड़ने पे बीमारी की अवस्था में वो जाके हॉस्पिटल में सर्विस ले सकते हैं। और बाद में जो गवर्नमेंट है उसका हॉस्पिटल को पैसा देती है। तो इससे रिलेटेड एक फ्रॉड हुआ है कि जिसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जिन्होंने कुछ इलाज नहीं करवाया और जाली नाम करा के जो है वो उसके इस स्कीम के तहत उनको सुविधा प्रोवाइड की गई है। तो उस पर जांच चल रही है, तो इसीलिए ये न्यूज निकली है। फिर अगर हम देख लें कि जन आरोग्य योजना जो है ये आयुष्मान भारत का पार्ट है और फ्लैगशिप हेल्थ केयर इनिशिएटिव है इंडिया का ये। और इसके अलावा अगर हम देख लें तो इसमें ये सारी न्यूज थी। तो जो स्कीम्स पूछी जाती हैं उनमें पॉइंट्स में पूछा जाता है कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। फिर अगर हम नेक्स्ट देख लें तो काजीरंगा नेशनल पार्क का एक्सपेंशन किया जाएगा। सरकार ने वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक्सपेंशन को अप्रूव कर दिया है। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व अभी जो इसका एरिया है वो 1302 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें
2613 वन हॉर्न राइनोस अभी फिलहाल पाए जाते हैं, और जो टाइगर डेंसिटी है वहाँ की वो 32.64 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सरकार की तरफ से इसके एक्सपेंशन की बात की जा रही है, इसको बढ़ाया जाएगा और उसके लिए 47,306 हेक्टेयर का जो एरिया है वो प्रोवाइड किया जाएगा, एडिशनल एरिया। और काजीरंगा पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, तो ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है और ये वन हॉर्न राइनोस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी क्रिटिकल इंडेंजर्ड और स्पीशीज पाई जाती हैं, उनका ये हैबिटेट है। असम में है ये रिच है बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट में आता है ये। और ये जो है पार्क ये ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन इकोसिस्टम का पार्ट है और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और लोकल कम्युनिटीज के कंजर्वेशन के लिए भी काफी काम किया जाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट न्यूज देख लें तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड न्यूज आई कि उसने इंडेक्स कार्ड जनरेट किया है। ये इंडेक्स कार्ड क्या है? ये नॉन स्टैट्यूटरी पोस्ट इलेक्शन स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, जिनको इस तरह से डिजाइन किया गया कि जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डाटा है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये जल्दी से जल्दी जो है वो आ सकेगा। तो चुनावों में जो धांधली को लेके बातें हो रही थी उसको रोकने के लिए ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ये कार्ड्स जो है वो निकाले गए हैं और इनका रीसेंट इलेक्शंस में यूज होगा। और ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये काफी इफेक्टिव है। जैसे वोटिंग हुई तो 2 ही घंटे में जो है वो पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई है और एक इसका प्रॉपर जो है वो डाटा मेंटेन हो जाएगा। तो जो ये बातें होती हैं कि टाइमिंग के बाद फिर जो है वो वोटिंग हुई या इस तरह का कोई भी इशू नहीं रह जाएगा, तो ये एक सेफ्टी मेजर के तौर पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है ये जारी किया जाएगा। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देख लें तो फॉर्मर एयर इंडिया के चीफ थे, उनको जो है वो अश्वनी लोहानी, इन्हें प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली में इनको डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। और अगर हम ये एक ब्यूरोक्रेट हैं सीनियर, और जो प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी होता है ये एक काम करता है सर्व एज अ रिपोजिटरी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू, जो भी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको जो है ये यहाँ पे रखा जाता है, कंजर्व किया जाता है और उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। और तो ये मतलब एक तरह से नेशनल का जो नेशन का पॉलिटिकल हेरिटेज है उसको संभालने का काम ये करता है और ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो लोकेशन है ये पहले ये जो म्यूजियम है ये 3 मूर्ति भवन कॉम्प्लेक्स में है और ये पहले जो है वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था। फिर अगर हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात टॉपिक है वो देख लें तो इंडिया जो है ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो कि जहाँ पे राफेल के फ्यूसेलेज का जो है वो निर्माण होगा। तो फ्रांस में ही अभी तक इसका जो भी निर्माण है होता आया है, लेकिन इंडिया के टाटा एडवांस सिस्टम्स ने डसॉल्ट एविएशन के साथ पार्टनरशिप की है और इनका एक फैसिलिटी है हैदराबाद में, तो वहाँ पे ये फ्यूसेलेज बनेंगे। फ्यूसेलेज क्या होते हैं? ये आउटर बॉडी है, जो एयरक्राफ्ट होता है इसका आउटर बॉडी है, शेल होता है, तो इसके पीसेस यहाँ बनेंगे और उनको ज्वाइन करके एयरक्राफ्ट के बनाने का काम जो है वो किया जाएगा। राफेल अगर हम देख लें तो 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये डिफरेंट कंट्रीज में जो है ये फ्रांस के द्वारा दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर में भी बात हुई है कि इसने एक अहम भूमिका निभाई है भारत पाकिस्तान के बीच जो 3 दिन की वॉर चली थी उसमें। और तो ये पहली ऐसी कंट्री बन गई है इंडिया जहाँ पे इसके पार्ट्स बनेंगे और उनको उनका ज्वाइनिंग करके बनाया जाएगा। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है ये इस तरह का
पार्टनरशिप किया गया है। फिर अगर हम बात कर लें छत्तीसगढ़ में एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो उनका जो नाम है वो है ऑपरेशन कागर दिया गया है, ऑपरेशन कागार। और ये नाम याद रखिए क्योंकि डिफरेंट ऑपरेशंस हुए हैं तो उनके नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन का नाम देगा और किस चीज से रिलेटेड है। और ये अभी जो है वो कारे गुट्टालू हिल्स में चल रहे हैं। जो कारे गुट्टालू हिल रेंज है ये एक लार्ज हिल रेंज है जो कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। और यहाँ पे सरकार जो है वो एंटी माओइस्ट एक्टिविटी चला रही है और सेंट्रल का कहना है कि 2000 नेक्स्ट ईयर मार्च तक जितने भी माओइस्ट हैं उनको वहाँ पे सरकार जो है वो हटा देगी। और तो ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये हिल्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर हम देख लें तो एक कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कश्मीर में ये आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रिंग प्रोजेक्ट है, तो ये इसका आज से शुरुआत हो जाएगी। और इसी के तहत जो श्रीनगर जम्मू को दिल्ली से डायरेक्ट रेल कनेक्शन हो जाएगा और कटरा तक ये पूरा जाएगा। कटरा जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है जम्मू की, तो यहाँ वंदे भारत चलेगी डायरेक्टली दिल्ली से कटरा तक के लिए। और इसमें जो है वो फुल जो इसका ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा सैटरडे से। और ये जो पूरा लिंक है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये इस तरह से बनाया गया है कि हर वेदर में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और ये जो डेवलपमेंट है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसके कंप्लीट होने की वजह से जो कश्मीर का जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी न्यू दिल्ली से, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज जो है वो होंगी। और इसमें जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है एग्जाम के लिए, चिनाब रेल ब्रिज का भी उद्घाटन इसमें किया जाएगा। इसका की हाईलाइट है इस प्रोजेक्ट का। तो जो चिनाब रेल ब्रिज है इसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर्स की है अबव द रिवर बेड और ये एफिल टावर से करीब 35 मीटर ऊंचा है और इसे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज कहा जाता है, जो चिनाब ब्रिज है ये हमारा। और इसके अलावा अंजी घाट ब्रिज जो है ये फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है और इसकी जो ऊंचाई है वो 331 मीटर है अबव द रिवर बेड और जो इसकी लेंथ है वो 725 मीटर्स है। और ये 96 हाई टेंसाइल केबल्स पे इस पे लगे हुए हैं और ये इन्वर्टेड वाई शेप का है। तो इनका इस पूरा प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और अगर हम बात कर लें तो इसकी सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल रिजर्व फोर्स और जो है वो पूरी तैनात की गई है। इंडियन आर्मी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये भी इनकी पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो ये कश्मीर को इंडिया से जोड़ने के लिए ये अहम भूमिका निभाएगा, ये पूरा जो आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। फिर इसके अलावा अगर अदर इम्पोर्टेंट न्यूज को देख लिया जाए तो एक न्यूज थी अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड, महेंद्र देव, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर का। और ये जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी के क्षेत्र में एक एक्सपर्ट हैं। तो उनसे रिलेटेड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आज दो न्यूज जो है वो हैं। फिर अगर हम देख लें तो एक चाइना का जो रेयर अर्थ रिस्ट्रिक्शंस है रेयर अर्थ मेटल पे, तो उससे मटीरियल्स पे, तो उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्जामिनेशन के पर्पज से। इसमें पूरा आर्टिकल निकला था और कैसे जो है जो यूएस ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया तो उसमें फिर चाइना ने जो है वो रेयर अर्थ
जो मटेरियल्स होते हैं उन पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी की बात रहेगी, क्योंकि जो चाइना है एक तरह से उसकी मोनोपोली है। जितना भी ग्लोबली जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, इनकी जो सप्लाई है वो 80 to 90% सप्लाई जो है वो चाइना के ही कंट्रोल में है। तो चाइना के द्वारा जो है वो इनका एक्सपोर्ट किया जाता है मटेरियल्स का। और चूंकि यूएस के साथ और अदर वेस्टर्न नेशंस के साथ ट्रेड टेंशन चल रही है, तो इसीलिए इसने इस पे रोक लगा दी। तो हमारे एग्जाम के लिए ये तो इम्पोर्टेंट है कि जो चाइना है वो इसका 80% कंट्रोल करता है, 80 to 90%। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है एक रेयर अर्थ मैग्नेट, जिसका नाम है नियोडीमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट्स, NdFeB मैग्नेट्स। और ये एसेंशियल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि इनका यूज करके पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाए जाते हैं और साथ ही जो है वो ट्रैक्शन मोटर्स भी बनाए जाते हैं, जिनसे जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती हैं। तो अगर इनके इंपोर्ट पे रोक लगेगी तो इसकी वजह से जो ईवी मार्केट है, और ईवी मार्केट जो है वो ऑलरेडी अभी कॉस्ट सेंसिटिव है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी प्राइस हाई है, तो इस पे इम्पैक्ट पड़ने की पूरा उम्मीद है। तो और इंडिया के लिए भी थोड़ा सा ये दिक्कत की बात रहेगी, क्योंकि इंडिया भी जो है वो उसका भी जो 80% इम्पोर्ट है वो चाइना से ही होता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का। तो अब जो कंट्रीज हैं वो अदर ऑल्टरनेटिव देखना चाह रही हैं, और कि जो रेयर अर्थ सोर्सेज हैं अदर कंट्रीज में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, म्यांमार में, तो उनसे जो है वो किसी तरह का एग्रीमेंट हो, ताकि इस तरह की जो चाइना पे डिपेंडेंसी है वो कम हो सके और लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन निकल सके। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लें तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने एक्चुअली जो फ्लिपकार्ट है उसको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है कि फ्लिपकार्ट जो है वो डायरेक्ट लोन ऑफर कर सकता है अब। तो ये पहला ऐसा ई कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसको ये सुविधा जो है वो आरबीआई ने दी है। तो अब आरबीआई ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया है फ्लिपकार्ट के रजिस्ट्रेशन का एज अ फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, और अब इसका ऑफिशियली जो है वो इसको एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का जो है वो मिल गया है लाइसेंस। तो अब फ्लिपकार्ट जो है वो डायरेक्टली कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कर सकेगा। और जो फ्लिपकार्ट है इसका जो कंट्रोलिंग स्टेक है उसको वॉलमार्ट ने ले लिया था 2018 में, और इसके साथ ही जो है ये फोन पे वगैरह भी इनको ये कंट्रोल करता है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर हम देख लें तो पीएम मोदी ने जो है वो दिल्ली में जो है वो एनवायरनमेंट डे के दिन जो है वो कई सारी इलेक्ट्रिक बसेस को फ्लैग ऑफ किया, और इसके अलावा कई सारे पौधे लगाए गए हैं भगवान महावीर वनस्थली पार्क में। और इनका ये जो एम है क्लीन एंड ग्रीन दिल्ली का है, और जो अरावली माउंटेन रेंज है उसको रिजुविनेट करने का है। जो कैंपेन चलाया जा रहा है एक पेड़ माँ के नाम, और इसमें जो प्रोजेक्ट है मेन अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पूरा एरिया है जो अरावली रेंज है इसमें रिफॉरेस्टेशन जो है वो किया जाएगा। फिर इसकी जियो टैगिंग भी पॉसिबल है, मेरी लाइफ पोर्टल, और मॉनिटरिंग किया जाएगा कि जो प्लांट्स हैं वो उनका प्रॉपर तरीके से कैसे ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट है ये इम्पॉर्टेंट है। अरावली रेंज जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड में, और ये करीब 370 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। तो ये पूरा जो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को बढ़ाया जाए और इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए ये सारे एफर्ट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। और जो अरावली रेंज है वो एक तरह से नेचुरल बैरियर का काम करता है अगेंस्ट डेजर्ट एक्सपेंशन फ्रॉम द थार डेजर्ट।
जो थार डेजर्ट है उसको एक तरह से ये बैरियर का काम करता है कि आगे ना बढ़ पाए। और अगर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन होंगे तो उससे जो रीजन है उसका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बढ़ने की उम्मीद है। फिर अगर हम नेक्स्ट देख लें तो टाइगर प्रे को लेके इसमें काफ़ी दिनों से न्यूज़ आ रही है कि जो टाइगर का जो प्रे हैं उनकी पॉपुलेशन में कमी आई है। और 3 स्टेट्स हैं जो कि जिनमें कि उड़ीसा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे जो प्रे स्पीशीज़ हैं जैसे कि स्पॉटेड डियर, सांभर, गौर, इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें कमी आई है। तो इसकी वजह से जो हमारा टाइगर कंजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर हम देख लें तो कुछ उत्तराखंड है, वेस्टर्न घाट्स हैं, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रे हैं ये फेयर अमाउंट में हैं। और जो आपके जो कोर टाइगर प्रे स्पीशीज़ हैं वो टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स में भी हैं काफ़ी। लेकिन बाकी जगहों पे इन 3 स्टेट्स में बताया गया कि चिंता का विषय है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो जो हमारा टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है 1972 का, उसके तहत हमारा ये एम है कि टाइगर की पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और अभी जो टाइगर सेंसस हुआ था रीसेंट, उसमें इंडिया में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 3300 से ज़्यादा के लगभग है। और इंडिया में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये जो है वो की अहम भूमिका निभाते हैं टाइगर कंजर्वेशन में। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात देख लें तो यूएस के द्वारा 12 कंट्रीज़ जो हैं उन पे को बैन कर दिया गया है। इन कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो वहाँ नहीं जा सकेंगे। और ये जो 12 कंट्रीज़ हैं ये हैं अफ़गानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल ग्विना, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और येमेन। और इसमें एक जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें ये है कि जो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो यूएस होस्ट करेगा कनाडा और मैक्सिको के साथ। तो जो एथलीट जो कॉम्पीट करेंगे उनको जो है वो उन पे किसी तरह का बैन नहीं लगेगा। और इसके साथ अगर हम देख लें तो यूएस लॉस एंजलिस में जो है वो 2028 के जो ओलंपिक्स हैं वो भी यूएस में होंगे। तो ये दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि यूएस फीफा वर्ल्ड कप भी को होस्ट करेगा और 2028 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स भी यहाँ पे होने हैं। तो ये एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं कि नेक्स्ट कब होना है, कहाँ पे होना है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम जो एक इंडिया ने अपना काफ़ी विरोध दर्ज किया है, पाकिस्तान को एक्चुअली जो है वो वाइस चेयरमैनशिप मिल गई है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी में। और 15 मेंबर्स की ये कमेटी होती है। तो पाकिस्तान को जो है वो बना दिया गया है। और भारत ने इसको कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अनएक्सेप्टेबल है। इससे जो है वो जो इंडिया की जो कंसर्न है कि जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म को लेके ही काम करता है। भारत की तरफ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो अभी पूरा पहलगाम हमला जो है पाकिस्तान के द्वारा कराया गया है। तो इंडिया ने अपना कड़ा विरोध दर्ज किया है। और अगर बात कही जाए तो जो ये आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है वो 9/11 अटैक्स के बाद बनी थी। और अभी चूँकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स चल रहे हैं तो अब ये देखना ज़रूर इम्पॉर्टेंट रहेगा कि पाकिस्तान जो है वो अपने इस पोस्ट का किस तरह से यूज़ करता है। तो इंडिया की तरफ से इसको लेके कंसर्न जो है वो दिखाए गए हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ टॉपिक देख लें तो जापान से रिलेटेड न्यूज़ है कि वहाँ पे डिक्लाइनिंग बर्थ रेट को लेके जो सरकार है वो काफ़ी चिंता में है क्योंकि जो न्यू बॉर्न्स हैं उनका जो नंबर है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। तो लगातार 16वें साल भी गिरावट पाई गई है वहाँ पे। तो
एजिंग पॉपुलेशन को लेके वहाँ पे दिक्कत चल रही है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, उनका नाम है शिगेरू इशिबा, और उन्होंने ये जो सिचुएशन है इसको एक साइलेंट इमरजेंसी का नाम दिया है। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपना जो वर्क है उसको इस तरह से बैलेंस करें कि जो है वो दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर बच्चे नहीं होंगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा से ज़्यादा बूढ़े लोग अगर हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और जो जापान है उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो 1970 से ही जो है वो डिक्लाइन है, कम हो रहा है। और ऐसा प्रोजेक्शन है कि जो कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो 70 तक 30% तक उसमें कमी आ जाएगी, श्रिंक कर जाएगा। और तो ये एक जापान के लिए एक चिंता का विषय है। फिर अगर हम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लें तो CSIR का एक लैब है जिसका नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़। तो इन दोनों ने जो है वो पायनियर क्लीन AMPS प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत हंसा 3, जिसको कि हंसा 3NG नेक्स्ट जनरेशन कहा जाता है, इसका मैन्युफैक्चर होगा। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है और ये एक 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। तो ये एग्ज़ाम में पूछ देता है, तो नाम हमें पता होना चाहिए कि क्या है। ये एक एयरक्राफ्ट है और ये पायलट्स को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये जो CSIR की लैब है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये 1985 में जो है वो ये जो एयरक्राफ्ट है वो 1985 में NAL में इसका जो है वो हंसा एयरक्राफ्ट का जो है वो असेंबलिंग की गई थी। और वो उस टाइम पे टीम थी जिसे कि रुस्तम दमानी ने जो है वो लीड किया था। फिर अगर हम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लें तो फ्रेंच ओपन से रिलेटेड है। ये हम देख लेते हैं कि फ्रेंच ओपन में जो मिक्स डबल्स है ये 2 खिलाड़ियों ने जीता है। इनका नाम है, ये इटली की सारा रानी है और एंड्रिया वावा सोरी। तो इन लोगों ने जीत हासिल की है फ्रेंच ओपन में। और ये इनका US ओपन भी इस बार इन्होंने ही जीता था। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। लेकिन नेक्स्ट हम देख लें, लास्ट हमारी जो न्यूज़ है वो नोवाक जोकोविच को लेके है, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और ये ओल्डेस्ट फ्रेंच ओपन सेमीफाइनलिस्ट बन गए हैं। और ये इनका लगातार 51st ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल है। तो ये इन्होंने एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट किया है, ओल्डेस्ट सेमीफाइनलिस्ट ये बन गए हैं। और इनके पास सेकेंड पोजीशन पे रोजर फेडरर हैं, जिन्होंने टोटल 46 ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल्स जो हैं वो खेले हैं। तो ये आज 6 जून के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आप PDF टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं और उसको पूरा रीड कर सकते हैं।